दोस्तों, पीएससी फैक्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 1 फरवरी 2024 आज केंद्रीय बजट प्रस्तुत होना है, जिसे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी प्रस्तुत करने वाली हैं। यह अंतरिम बजट है। अंतरिम बजट इसलिए क्योंकि इसी वर्ष लोकसभा में चुनाव है। तो आइए जानते हैं कि केंद्रीय बजट क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है और इसके प्रमुख घटक क्या हैं। बजट 2024 1 फरवरी 2024 को प्रस्तुत किया जाने वाला केंद्रीय बजट 2024 एक अंतरिम बजट होगा। इस वर्ष लोकसभा चुनाव होने के कारण इस बजट का विशेष महत्व है। यह वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट नहीं होगा। हालांकि अंतरिम बजट में भी सरकार अपनी प्राथमिकताओं और व्यय योजनाओं की एक महत्वपूर्ण झलक प्रस्तुत करती है। इस बजट में सरकार का फोकस वित्तीय स्थिरता, बुनियादी ढांचा निवेश, समावेशी विकास, हरित एवं सतत विकास और रणनीतिक कर समायोजन के उपायों पर होगा। केंद्रीय बजट 2024 के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट क्या हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट प्रस्तुत करने वाली हैं। केंद्रीय बजट 2024 एक पूर्ण बजट नहीं होगा, बल्कि एक अंतरिम बजट होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। अंतरिम बजट, जिसे वोट ऑन अकाउंट के रूप में भी जाना जाता है, आमतौर पर चुनावी वर्ष में प्रस्तुत किया जाता है और इसका उद्देश्य सरकार को तब तक अपने वित्तीय दायित्वों का प्रबंधन करने में मदद करना है जब तक कि एक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता। जानते हैं केंद्रीय बजट के विषय में कुछ इतिहास, उसके कुछ संवैधानिक प्रावधान, प्रक्रिया, घटक। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वित्तीय वर्ष का केंद्रीय बजट संघ की सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण को संदर्भित करता है और उस विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के बारे में विवरण प्रदान करता है। संक्षेप में कहें तो भारत का राष्ट्रीय बजट वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए भारत सरकार के वित्त का लेखा जोखा का विवरण प्रदान करता है। ये आगे जानते हैं केंद्रीय बजट के कुछ प्रमुख घटक। दोस्तों, ये पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक होगी, आप वहां से इस पूरे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो केंद्रीय बजट के प्रमुख घटक क्या क्या हैं? इस घटक में अगर हम देखें तो मुख्यतः इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला घटक कहें राजस्व बजट। राजस्व बजट क्या होता है? इस घटक में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व प्राप्तियों और व्यय का विवरण शामिल होता है। तो प्राप्तियां और व्यय को शामिल किया गया है, जिसके दो उप घटक हैं। राजस्व प्राप्तियां, इसके अंतर्गत वह प्राप्तियां शामिल होती हैं जिसे सरकार को एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत प्राप्त होने की उम्मीद होती है तथा जिसका सरकार द्वारा वापस भुगतान नहीं किया जाता है। कर राजस्व, इसके अंतर्गत आयकर, कारपोरेट कर, जीएसटी, सीमा शुल्क आदि करों के लगाने और संग्रह से उत्पन्न प्राप्तियां शामिल हैं। गैर कर राजस्व, इसके अंतर्गत करों के अंतर्गत या करों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से होने वाली प्राप्तियां शामिल हैं, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से लाभ, ब्याज प्राप्तियां, जुर्माना, लाभांश आदि। राजस्व का दूसरा उप घटक क्या है? राजस्व व्यय। तो एक हमने प्राप्तियां देखा, अब हम व्यय देखते हैं। ये सरकार के विभागों के दैनिक कार्यों को पूरा करने और नागरिकों को दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं को पूरा करने के लिए किए गए व्यय हैं। इन व्ययों से भविष्य में कोई भी राजस्व प्राप्त नहीं होता। राजस्व व्यय के कुछ प्रमुख घटक में वेतन, पेंशन, सब्सिडी, ब्याज भुगतान आदि शामिल हैं। तो हमने घटक की चर्चा की। तो पहले घटक में राजस्व घटक, जिसमें दो उप घटक होते हैं, प्राप्तियां और व्यय। इसी प्रकार अब हम देखते हैं पूंजी बजट। पूंजी बजट क्या होता है? इस घटक में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए पूंजीगत प्राप्तियां और व्यय का विवरण शामिल होता है। इसमें भी दो उप घटक होते हैं, उसी प्रकार प्राप्तियां और व्यय। तो पूंजीगत प्राप्तियां, इसके अंतर्गत वे प्राप्तियां शामिल हैं जो सरकार को नियमित आय स्रोतों का हिस्सा नहीं है। पूंजीगत प्राप्तियां दो प्रकार की होती हैं। ऋण पूंजीगत प्राप्तियां, इसमें सरकार द्वारा लिए गए नए ऋण और अन्य देनदारियां शामिल होती हैं।
गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां, इसके अंतर्गत सरकार को अपनी संपत्तियों के निपटान और ऋणों से प्राप्त धनराशि शामिल होती है। पूंजीगत व्यय, इसके अंतर्गत सरकार द्वारा दीर्घकालिक संपत्तियां और निवेश करने के लिए किए गए खर्च शामिल हैं, जिनमें भविष्य के लाभ और लाभांश प्राप्त होने की उम्मीद होती है। हमारा अगला इसमें टॉपिक है दोस्तों, केंद्रीय बजट के अधिनियमन की प्रक्रिया। तो हम ये जानेंगे कि किस प्रकार बजट को अधिनियमित किया जाता है, बजट की प्रक्रिया क्या है। तो केंद्रीय बजट को निर्धारित करने, अधिनियमित करने की पूरी प्रक्रिया का क्रम इस प्रकार है। पहला, राष्ट्रपति की सिफारिश। लोकसभा में बजट को पेश करने और विचार करने के लिए भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। बजट को प्रस्तुत करना, वित्त मंत्री के द्वारा एक भाषण के साथ लोकसभा में केंद्रीय बजट को प्रस्तुत किया जाता है, जिसे बजट भाषण के रूप में जाना जाता है। बजट भाषण दोस्तों क्या होता है? बजट भाषण वित्तीय मंत्री या वित्त मंत्री बजट के प्रमुख बिंदुओं को संक्षेप में बताते हैं और प्रस्तावों के पीछे का तर्क को समझाते हैं। अगली प्रक्रिया है का सामान्य या बजट पर सामान्य चर्चा। प्रस्तुतिकरण के कुछ दिनों के पश्चात संसद के दोनों सदनों में बजट पर सामान्य चर्चा प्रारंभ होती है। इस चरण के दौरान लोकसभा बिना किसी मतदान के बजट पर समग्र रूप से या उसमें शामिल किसी सैद्धांतिक प्रश्न पर चर्चा करती है। उसके बाद विभागीय समितियों द्वारा जांच की जाती है। बजट पर सामान्य चर्चा समाप्त होने के पश्चात सदनों को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। इस अंतराल के दौरान अनुदान की मांगों की जांच विभागीय स्थायी समितियों द्वारा की जाती है, जो अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपती हैं। अगला है अनुदानों की मांगों पर मतदान। विभागीय स्थायी समितियों की रिपोर्ट के आधार पर लोकसभा में अनुदानों की मांगों पर बहस की जाती है और फिर मतदान किया जाता है। एक बार जब लोकसभा द्वारा विधिवत मतदान और पारित कर दिया जाता है तो मांग एक अनुदान बन जाती है। अब मांग से अनुदान हो गया। राज्यसभा बजट पर चर्चा कर सकती है, लेकिन अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। विनियोग विधेयक पारित करना। अनुदान की मांगों को स्वीकृत दिए जाने के पश्चात विनियोग विधेयक को पेश किया जाता है, बहस की जाती है और उस पर मतदान होता है। यह विधेयक सरकार के व्यय को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन की निकासी को अधिकृत करता है। अगला स्टेप है वित्त विधेयक पारित करना। बजट के प्रस्तुतिकरण के तुरंत बाद सरकार द्वारा प्रस्तावों वाले वित्त विधेयक को पेश किया जाता है। बजट के आय पक्ष को कानूनी रूप से वैध बनाने के लिए वित्त विधेयक पारित करना आवश्यक है। राष्ट्रपति की स्वीकृति। एक बार जब वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो उन्हें भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इन विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति के साथ बजट प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, हमने ये बजट की पूरी प्रक्रिया देखी कि किस प्रकार ये प्रोसेस शुरू होती है और कहां पे आके खत्म होती है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ संवैधानिक प्रावधानों के विषय में भी चर्चा करते हैं कि 112 इस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संदर्भ में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार के उस वर्ष के अनुमानित आय और व्यय का एक विवरण प्रस्तुत कराएंगे, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में है? 112। अनुच्छेद 114, यह अनुच्छेद भारत सरकार को भारत की संचित निधि की प्राप्तियों और व्यय को अलग अलग प्रस्तुत करने का प्रावधान करता है, जिसमें केंद्र सरकार और कुछ अन्य निधियों के राजस्व के साथ साथ सरकार द्वारा ऋण के माध्यम से प्राप्त सभी धनराशि शामिल होती है। अनुच्छेद 266, इस अनुच्छेद में प्रावधान है कि सरकार संचित निधि से धन की निकासी संसद द्वारा पारित कानून द्वारा अधिकृत किए जाने के पश्चात ही कर सकती है, अन्यथा नहीं।
अगला क्रम में हम देखते हैं केंद्रीय बजट के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट, जैसे प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2017-18 में की गई। ऐसा देश के वित्त परिदृश्यों को समझने और बदलावों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को अधिक समय देने के लिए किया गया था। 2017 से पहले औपनिवेशिक परंपरा के अनुसार फरवरी के अंतिम सप्ताह में बजट प्रस्तुत किया जाता था। विवेक देव राय समिति की सिफारिश के अनुसार रेलवे बजट को 2017-18 के बजट वर्ष से केंद्रीय बजट के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया गया। दोस्तों, इसके पहले केंद्रीय बजट और रेलवे बजट अलग अलग होते थे। एकवर्थ समिति की सिफारिशों पर 1924 में अंग्रेजों द्वारा रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। केंद्रीय बजट तैयार करने की नोडल एजेंसी आर्थिक मामलों के विभाग वित्त मंत्रालय का बजट प्रभाग है। अगला फैक्ट है कि बजट के अगर प्रकार पूछे जाएं तो बजट के सामान्यतः सरकारी बजट के मुख्यतः 3 प्रकार हो सकते हैं: संतुलित, अधिशेष बजट और घाटे का बजट। बजट की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब अनुमानित और वास्तविक आय व्यय के बराबर होती है। इसका अर्थ है कि आय कुल खर्च के बराबर है। संतुलित बजट अर्थव्यवस्था में समग्र मांग के स्तर को मामूली रूप से बढ़ाता है, इसलिए यह ऐसी स्थिति में अनुशंसित है जब अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के निकट होती है। अधिशेष बजट, जिसे सरप्लस बजट भी कहा जाता है, अधिशेष बजट तब होता है जब अनुमानित या वास्तविक आय व्यय से अधिक हो जाती है। घाटे का बजट की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब व्यय आय से अधिक हो जाती है। इसका अर्थ है कि सरकार की जितनी आय है या आय प्राप्त कर रही है उससे अधिक धन का व्यय कर रही है। ऐसा बजट कुल मांग को बढ़ाता है, इसलिए आर्थिक मंदी के मामले में इसकी सिफारिश की जाती है। आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला एक वार्षिक दस्तावेज है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति और संभावनाओं को रेखांकित करता है। आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट में क्या अंतर होता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य रूप से इस बात की समीक्षा की जाती है कि पिछले वर्ष अर्थव्यवस्था ने कैसा प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय बजट आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के अनुमानित आय और व्यय का विवरण देता है। तो हमने यह स्पष्ट किया कि आर्थिक सर्वेक्षण क्या है और केंद्रीय बजट क्या है। एक और टर्म है सरकारी बजटिंग। क्या है? सरकारी बजटिंग उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा सरकारें अपनी वित्तीय योजनाएं बनाती हैं, उनका प्रबंधन करती हैं और उन्हें कार्यान्वित करती हैं। अगले क्रम में दोस्तों देखते हैं एमसीक्यू, बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये पूरा का पूरा एमसीक्यू स्टैटिक जीके से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो मोरारजी देसाई जी के। किस साल बजट प्रिंट नहीं कराया गया? तो 2021, जिसे पेपरलेस भी कहा जाता है। 1 फरवरी को पेश किया जा रहा है, तो वर्ष 2017 से। बजट कौन पेश करता है? वित्त मंत्री। अगला प्रश्न है रेल बजट अलग से पेश करने की परंपरा किस वर्ष बंद हुई? तो वर्ष 2017 में। कब से हिंदी में बजट प्रिंट हो रहा है? 1956 से। भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? 1860 में। बजट छपाई से पहले कौन सी रस्म निभाई जाती है? तो इसे हलवा सेरेमनी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री रहते हुए इनमें से किसने बजट पेश किया? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। इन तीनों ने ही प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया। साल 1980 से बजट पेपर की छपाई कहाँ होती है? तो नॉर्थ ब्लॉक, दिल्ली। आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया जाता है? तो बजट से एक दिन पहले। भारत में किस महिला नेत्री ने पहली बार बजट पेश किया? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड श्रीमती निर्मला सीतारमण के नाम है। देश के कौन से वित्त मंत्री बाद में राष्ट्रपति बने? तो प्रणब मुखर्जी जी।
किस वित्त मंत्री ने एक भी बजट पेश नहीं किया? केसी नियोगी जी ने। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला पेपरलेस बजट रहा? तो राज्य बजट 2021-22। राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव अधिक होता है। तो राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव अधिक रहता है। केंद्रीय बजट के बारे में निम्न कथन सत्य हैं। तो कथन है, एक अंतरिम बजट एक पूर्ण बजट के समान एक पूर्ण वित्तीय विवरण देता है। भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया 21 मार्च 1997 को। निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत के चालू खाता शेष को प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित नहीं करता? तो राजस्व आय। बजट 2021-22 में पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना। प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया? तो 2011-12 में। केंद्रीय बजट 2020-21 ने बैंक जमा के लिए जमा बीमा कवरेज बढ़ाकर 5 लाख प्रति जमाकर्ता किया। वित्तीय वर्ष को बदलकर जनवरी से दिसंबर तक करने वाला पहला भारतीय राज्य मध्य प्रदेश हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बजट या निम्न में से कौन सा केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता? तो अल्प बचतें। केंद्रीय बजट 2023-24 संसद में किसके द्वारा पेश किया गया? तो श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा। और इस वर्ष 2024-25 का बजट भी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। भारत के केंद्रीय बजट में किस वर्ष पहली बार लिंग बजट विवरण प्रस्तुत किया गया था? तो 2005-06 में। निम्नलिखित में से किस देश में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। भुगतान शेष के चालू खाते में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाता? तो भुगतान शेष के चालू खाते में निवेश को शामिल नहीं किया जाता। भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? 18 फरवरी 1860 को। बजट ड्राफ्ट पेपर निम्नलिखित में से किस रंग का होता है? तो नीले रंग का। जब सरकार ब्याज भुगतान के बैकलॉग को समाप्त करने के लिए केवल उधार लेने का सहारा लेती है तो इसे शून्य प्राथमिक घाटा कहा जाता है। राजकोषीय नीति किसी देश की सरकार को किसके प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करती है? तो कर राजस्व को निष्पादन बजट की अवधारणा ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से। संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों बजट शब्द का प्रयोग किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। इसे 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट R.K. खड़मुख शेट्टी जी ने प्रस्तुत किया। राजस्व प्राप्तियों और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों और कुल व्यय के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। मिशन पोषण 2.0 की किस बजट में घोषणा की गई थी? तो 2021-22 में। इसे किसे राजकोषीय घाटा कहा जा सकता है? कुल व्यय उधार के अलावा कुल प्राप्तियां। एक सदी पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए निम्नलिखित में से किसे 1 फरवरी 2017 तक एक महीने के लिए आगे बढ़ाया गया? तो बजट प्रस्तुति को। वित्तीय घाटा शब्द भारत सरकार के किस मंत्रालय से संबंधित है? तो वित्त मंत्रालय से। रेलवे बजट 2016 के अनुसार रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव कहाँ रखा जाने वाला था? मतलब कहाँ रखा गया है? तो वडोदरा में। ऐसी स्थिति जिसमें सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो घाटा वित्त पोषण कहलाता है। केंद्रीय रेल बजट को सामान्य बजट के साथ प्रस्तावित विलय किस वर्ष किया गया? 2017-18। सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई जी के पास है। राजकोषीय नीति की अवधारणा मूल रूप से जॉन मेनार्ड कीन्स
के विचारों पर आधारित है। भारत में राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार की जाती है। इनमें से किसे इस प्रकार परिभाषित किया जाता है: बेहद तरल संपत्तियों का वह हिस्सा जिसे वित्तीय संस्थानों द्वारा अल्पकालीन दायित्वों की पूर्ति करने की वर्तमान क्षमता को सुनिश्चित करने के लिए रखा जाता है। तरलता आवृत्त अनुपात। पूंजीगत व्यय में पर्याप्त वृद्धि या राजस्व की वजह घाटा बनता है। तो पूंजीगत व्यय में पर्याप्त वृद्धि या राजस्व की वजह घाटा बनता है, राजकोषीय घाटा। बजट की घोषणा के लिए प्रस्तुत पारिभाषिक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण। ऐसी स्थिति जहां सरकार का खर्च उस राजस्व से अधिक हो क्या कहलाता है? बजट घाटा। जब लोगों को बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है और सार्वजनिक वस्तुओं को किसी भी प्रत्यक्ष भुगतान से मुक्त उपलब्ध कराया जाता है तो इस व्यवस्था को सार्वजनिक व्यवस्था कहा जाता है। अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? तो सांविधानिक बजट और दैहिक बजट, इन दोनों उपनामों से भी जाना जाता है। भारत का वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? 1 अप्रैल से। बजट एक लेख पत्र है सरकार की राजकोषीय नीति का। अगला प्रश्न है, शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है? हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। शून्य आधारित तकनीक किस देश की देन मानी जाती है? तो यूएसए की। संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य आधारित बजट तकनीक को सर्वप्रथम कब अपनाया गया? तो 1977 में। भारत में शून्य आधारित बजट किस वर्ष के वार्षिक बजट में अपनाया गया था? तो 1987-88 में। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया? तो आंध्र प्रदेश में। भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आई? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट संसद के दोनों सदनों के समक्ष पहुंचाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय को या व्यय की सबसे बड़ी मद है केंद्रीय आयोजन। केंद्र सरकार का गैर योजना व्यय का अंग नहीं है विज्ञान एवं तकनीक विकास हेतु आवंटन। सरकार की कुल कर आय में सर्वाधिक योगदान केंद्रीय आबकारी कर का है। केंद्रीय या संघीय बजट को अधिनियम आय प्राप्त होती है कारपोरेट कर से। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत संघ सरकार का स्रोत नहीं है? तो व्यापार कर। तो दोस्तों ये रहे केंद्रीय बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा।